अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन के बाद इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट पैथोलॉजी के बाद आज का हमारा टॉपिक है inflammatory conditions of the breast. The inflammatory conditions of the breast basically contain four main conditions: acute mastitis, peridactyl mastitis, memory ectasia, and fat necrosis in the breast. ये चार मेन कंडीशंस हैं। अब मैं सबको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी। अब अगर यूक्यू की बात की जाए, पास्ट पेपर से क्वेश्चंस की बात की जाए, वो भी मैं साथ साथ डिस्कस करती जाऊँगी। अब यूक्यू इसमें से फैट नेक्रोसिस ऑफ द ब्रेस्ट, फैट नेक्रोसिस ऑफ द ब्रेस्ट ये यूक्यू के तौर पे इस पर शॉर्ट नोट आया हुआ है। बाकी तीनों को फॉर MCQs आई बी रिव्यूइंग, आई बी डिस्कसिंग इन शॉर्ट। सो एक्यूट मेस्टाइटिस बेसिकली ब्रेस्ट की बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये होती कब है? इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग। अब इसका एजेंट की अगर बात की जाए, इसका एजेंट स्टेफ ऑरियस है। अब होता क्या है? ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ड्यू टू प्रेशर ऑन द निपल, due to breastfeeding, due to pressure on the nipple, it causes fissures and cracks in the nipple. So these fissures and cracks, they act as a route for the entry of Staph aureus. जब Staph aureus वहाँ पे एंटर होगा, it causes what? It causes inflammation of the breast. अब पेशेंट प्रेजेंट किस तरह से करता है इसमें, इस कंडीशन में? उसकी जो ब्रेस्ट है, इट बिकम्स वार्म, इट बिकम्स एरिथेमेटस, वार्म एरिथेमेटस ब्रेस्ट विद पुरुलेंट निपल डिस्चार्ज। दो तीन चीज़ें होती हैं। द ब्रेस्ट इज़ वार्म, रेड एरिथेमेटस एंड विद पुरुलेंट निपल डिस्चार्ज। और इसका अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए, इट विल लीड टू एब्सेस फॉर्मेशन। अगर बात की जाए इसकी ट्रीटमेंट की, तो इसमें इसका ट्रीटमेंट के अंदर एक चीज़ ये है कि इधर वेदर इट इज़ डिस्चार्जिंग और नॉट, वेदर द ब्रेस्ट इज डिस्चार्जिंग और नॉट, यू शुड कंटिन्यू ड्रेनेज, यानी कि मदर को ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखनी चाहिए। सेकेंडली, इसमें एंटीबायोटिक्स देते हैं क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इसमें एंटीबायोटिक्स देंगे, डिक्लॉक्सासिलिन, जो कि बेसिकली एक पेनिसिलिन है। उसके बाद आ जाते हैं पेरिडेक्टल मेस्टाइटिस पे। पेरिडेक्टल नाम से पता चला डक्ट का इसके अंदर कोई इशू हो रहा है। तो पेरिडेक्टल ऐसे हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि सब एरियोलर डक्ट इन्वॉल्व है। पेरिडेक्टल मेस्टाइटिस, इट इज़ बेसिकली द इन्फ्लेमेशन मेस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द सब एरियोलर डक्ट। अब इसमें होता क्या है? अब हमें लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने डक्ट की बेसिकली एपिथेलियम एक्सप्लेन की थी कि उसके अंदर दो तरह की लेयर्स होती हैं। वन इज़ द ल्यूमिनल लेयर एंड द अदर वन इज़ द मायोएपिथेलियल लेयर। तो ये क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम है। एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम वी नीड विटामिन ए इन आवर बॉडी। अब इस बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट के साथ हम आ जाते हैं कि पेरिडेक्टल मेस्टाइटिस होता किन में है? ये उन फीमेल्स में या मेल्स में होता है जो बेसिकली स्मोकर्स होते हैं। और उनके अंदर क्या होता है? उन स्मोकर्स में रिलेटिव विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है। जब विटामिन ए डेफिशिएंट हो जाता है, इट लीड्स टू द डिक्रीज इन द मेंटेनेंस, और इट लीड्स टू द नॉन मेंटेनेंस। यू कैन से कि मेंटेन नहीं रख पाते वो स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम को, जिसके लिए विटामिन ए रिक्वायर्ड होता है। स्मोकर्स में जब विटामिन ए की रिलेटिव डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वो मेंटेन नहीं रख पाते उस स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम को। तो वहाँ पर वो जो कोलमनार एपिथेलियम है, ल्यूमिनल एपिथेलियम, और साथ में आपके पास मायोएपिथेलियल सेल्स हैं, दे गेट रिप्लेस्ड बाय द स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। बेसिकली वहाँ पे स्क्वेमस सेल्स अकोमुलेट हो जाते हैं और वहाँ पे कैरेटिन, स्क्वेमस सेल्स के अंदर बेसिकली कैरेटिन होती है। तो वहाँ पे जो कैरेटिन होंगे वो डक्ट को प्लग इन कर देंगे, डक्ट को ब्लॉक कर देंगे। और जब हमें पता है कि जब कोई डक्ट ब्लॉक हो जाती है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे ये डक्ट ब्लॉक हो जाए, तो उसके पीछे इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो बेसिकली ये बेसिक मैकेनिज्म है पेरिडेक्टल मेस्टाइटिस का, कि इसमें क्या होगा कि डक्ट की जो नॉर्मल एपिथेलियम है, दिस इज़ द नॉर्मल एपिथेलियम, उसमें मेटाप्लेजिया वो मेंटेन ही रह पाती ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। देन देयर इज स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, एंड आफ्टर स्क्वेमस मेटाप्लेजिया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केराटिन, द डक्ट इज ब्लॉक्ड एंड देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रीवियस पार्ट ऑफ द डक्ट। सो इसके बाद अब इसकी प्रेजेंटेशन किस तरह से होती है, पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करते हैं? अब चूँकि एक पार्ट डक्ट का बंद हो चुका है, उसके पीछे इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। अब इन्फ्लेमेशन के बारे में हम पढ़ के आए हैं कि इट इज़ द एरिया ऑफ हीलिंग एंड फाइब्रोसिस। तो जो हीलिंग और फाइब्रोसिस वाली साइट आती है, वहाँ पे मायोफाइब्रोब्लास्ट आ जाते हैं, और मायोफाइब्रोब्लास्ट की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से निप्पल रिट्रैक्शन हो जाएगी। तो निप्पल रिट्रैक्शन इज़ वन ऑफ द प्रेजेंटिंग साइंस ऑफ पेरिडेक्टल मेस्टाइटिस। उसके अलावा यहाँ पे ब्लॉकेज की वजह से एक मैस भी आ जाएगा।
तो दो मेन चीज़ें होती हैं इसकी प्रेजेंटेशन के अंदर, एक सब एरिकुलर मैस एंड सेकेंडली निपल रिट्रैक्शन। सब एरिकुलर मैस एंड निपल रिट्रैक्शन दोबारा से मैं बता देती हूँ किस वजह से हो रही है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोफाइब्रोब्लास्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द ग्रैनुलेशन टिश्यू। ग्रैनुलेशन टिश्यू जो कि इन्फ्लेमेशन की वजह से बन रहा है यहाँ पे। तो these are two main presentations of periductal mastitis. Next to periductal mastitis is memory duct ectasia. अब नाम से हमें काफ़ी कुछ अंदाज़ा हो जाता है। डक्ट मीन्स द सब एरियोलर डक्ट and ectasia. Ectasia is basically the word from ectasis mean dilatation. इसमें क्या होगा कि जो मेमोरी डक्ट की डायलिटेशन हो जाएगी। अब डायलिटेशन क्यों हो रही है? इट इज़ ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन। इट इज़ ड्यू टू इन्फ्लेमेशन बेसिकली। अब ये जो डक्ट है इसकी इन्फ्लेमेशन के साथ साथ ये डायलेट हो रही है। अब इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे? बेसिकली ये एक पहली बात ये कि एक रेयर कंडीशन है। उसके अलावा ये किन किन फैक्टर्स में होती हैं, किन किन फीमेल्स में होती है, तो बेसिकली मल्टीपेरस पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में हो रही होती हैं। उसके अलावा इसका जो क्लिनिकल प्रेजेंटिंग साइन है इट इज़ ग्रीन ब्राउन निपल डिस्चार्ज, जो कि बेसिकली क्या है, एक इन्फ्लेमेटरी डेप्रेस है। अब क्या होगा, अब इसके बेसिक मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूँ तो उसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि जो सब एरिकुलर डक्ट है उसमें इन्फ्लेमेशन हो रही है, उसकी डायलिटेशन हो रही है, और उसमें जो इन्फ्लेमेशन की वजह से जो इन्फ्लेमेटरी डेब्रिस है वो डिस्चार्ज होता है थ्रू द निपल। तो वो किस कलर का डिस्चार्ज है? ग्रीन ब्राउन निपल डिस्चार्ज है। जब कोई भी डिस्चार्ज निपल से आ रहा होता है तो उस टाइम पे हमें ज़रूरी होता है कि हम उसकी एक दफ़ा बायोप्सी करवा लें, ताकि जो रिस्क है कोई किसी तरह के कार्सिनोमा का वो रूल आउट हो जाए कि इधर इट इज़ कार्सिनोमा और नॉट। तो एक जो मल्टीपेरस पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है, एज वी नो कि पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज या टाइम वो होता है जिसके अंदर कार्सिनोमास का रिस्क बढ़ जाता है। तो इस वजह से रूल आउट करने के लिए बायोप्सी करवाएंगे, और बायोप्सी में क्या आता है? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन विद प्लाज्मा सेल्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ फैट नेक्रोसिस इन द ब्रेस्ट, जो कि हमारा यूक्यू भी है। बेसिकली फैट नेक्रोसिस क्यों हो रहा होता है? इट इज़ ड्यू टू ट्रॉमा। हमेशा जब ब्रेस्ट में किसी तरह का ट्रॉमा हो जाए तो वहाँ पे जो ब्रेस्ट फैट है इट स्टार्ट्स नेक्रोसिंग। अब इसमें प्रेजेंटेशन किस तरह से होती है? इट प्रेजेंट्स एज अ मैस, एज एन एबनॉर्मल मैस which can be felt on the physical exam, or abnormal calcification which can be seen on the mammograph. अब इसको कंफर्म किस तरह से करेंगे कि इधर इट्स बिकॉज व्हेन देयर इज़ कैल्सिफिकेशन there is always a backhand risk or a back दिमाग में चल रहा होता है कि कोई किसी तरह की मेलिग्नेंसी हो सकती है, क्योंकि आगे जब हम ब्रेस्ट के कार्सिनोमास डिस्कस करेंगे तब हम डक्टल कार्सिनोमा इन साइटो में हम देखेंगे कि वहाँ पे भी मेमोग्राम पे कैल्सिफिकेशन नज़र आ रही है। तो उसको रूल आउट करने के लिए कि इधर इट्स अ benign condition or it's a malignant condition or is it some inflammatory condition, we will go with the biopsy, and on biopsy we will see the necrotic fat along with the calcification and most importantly the giant cells.